जिस तरह उस बूढ़े बरगद के पेड़ की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, उसी तरह उसके नीचे बायोस्कोप लिए खड़ी उस औरत, जिसका नाम शंकरी था, की उम्र का भी अंदाजा लगाना आसान नहीं था। वह चला तो बायोस्कोप रही थी, लेकिन उसका ध्यान लोहे के 4 पाइप खड़े करके साड़ी से बने झूले में सो रही अपनी 2 साल की बेटी पर था। अगर झूले में लेटी बेटी रोने लगती तो वह बायोस्कोप जल्दी जल्दी घुमाने लगती। बायोस्कोप देखने वाले बच्चे शोर मचाते तो वह कहती, लगता है बायोस्कोप खराब हो गया है, इसीलिए यह तेजी से घूमने लगा है। बायोस्कोप का शो खत्म करके शंकरी बेटी को गोद में लेकर चुप कराने लगती, लेकिन बायोस्कोप देखने वाले बच्चे उससे झगड़ने लगते। झगड़ते भी क्यों न, उन्होंने जिस आनंद के लिए पैसे दिए थे वह उन्हें मिला नहीं था। औरत बच्चे के रोने का हवाला देती, फिर भी वे बच्चे न मानते। उन्हें तो अपने मनोरंजन से मतलब था, उसके बच्चे के रोने से उन्हें क्या लेना देना था। शंकरी उन्हें समझाती, दोबारा दिखाने का आश्वासन भी देती, क्योंकि उसे भी तो इस बात की चिंता थी कि अगर उसके ये ग्राहक बच्चे नाराज हो गए तो उसकी आमदनी बंद हो जाएगी। लेकिन उसकी परेशानी यह थी कि वह बेटी को संभाले या ग्राहक। बेटी को भी रोता हुआ नहीं छोड़ा जा सकता था। शंकरी के चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही थी। बच्चों की जिद पर मजबूरन उसे बच्ची को रोता छोड़कर बायोस्कोप के पास जाना पड़ता, क्योंकि बायोस्कोप देखने वाले बच्चे उसका ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। शंकरी की अपनी बच्ची रोती रहती और वह दूसरों के बच्चों का मनोरंजन कराती रहती। बच्ची रो रो कर थक जाती, लेकिन वह उसे गोद में न ले पाती। वह उसे तभी गोद में उठा पाती जब उसके ग्राहकों की भीड़ खत्म हो जाती। ग्राहकों के जाते ही वह दौड़कर बच्ची को गोद में उठाती, प्यार करती और झट से साड़ी के पल्लू के नीचे छिपाकर दूध पिलाने लगती। तब उसके चेहरे पर जो सुकून होता वह देखने लायक होता। शंकरी ने बच्ची को प्यार करने के लिए अपना घूंघट थोड़ा खिसकाया तो थोड़ी दूर पर बेटी को मेला दिखाने आई संविदा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसका गोरा रंग धूप की तपिश से मलिन पड़ गया था। अभी भी गर्म सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। भूरे बालों को उसने करीने से गूंथ कर मजबूती से बांध रखा था। आंखों में काजल की पतली लकीर, माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी, गोल चेहरा जिसमें 2 बड़ी बड़ी आंखें जो दूध पीते बच्चे को बड़ी ममता से निहार रही थी। कभी कभी उसकी आंखें बेचैनी से उस ओर भी घूम जाती जो उसका बायोस्कोप देखने के लिए उसके इंतजार में खड़े थे। जैसे ही बेटी ने दूध पीना बंद किया, शंकरी के चेहरे पर आनंद झलक उठा। बच्ची अभी भी उसकी गोद में लेटी थी और अधखुली आंखों से उसे ताकते हुए अपनी नन्ही हथेलियों से उसके माथे और गालों को सहला रही थी। औरत ने गौर से बच्ची को देखा, उसके चेहरे पर आनंद की जगह दुख की बदली छा गई। उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी जो बच्चे के चेहरे पर गिरी। उसने जल्दी से साड़ी के पल्लू से आंखों को पोंछा। बच्ची अब तक नींद के आगोश में चली गई थी। शंकरी ने तमाशा देखने वालों को देखा। वे सभी उसे ही ताक रहे थे। उसने बहुत हल्के से बच्ची को झूले में लिटाया। बरगद के नीचे मक्खियों और कीड़ों की भरमार थी, इसलिए बच्ची को उनसे बचाने के लिए एक बारीक कपड़ा उसके चेहरे पर डाल दिया, जिससे बच्ची आराम से सोती रहे। जैसे ही वह बच्ची के पास से हटी, बच्ची फिर रोने लगी। उसके रोने से वह बेचैन हो उठी। उसने बायोस्कोप के पास से ही रोती बच्ची को देखा, लेकिन मजबूरी की वजह से वह उसे उठा नहीं सकी। बायोस्कोप देखने वाले बच्चों से पैसे लेकर उन्हें बैठा दिया। बच्ची रोती रही। 1 से 2 बार तो ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई है, लेकिन वह रोती रोती सो गई। थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की जो 4 साल के आसपास रही होगी,
सो रही बच्ची के पास से गुजरती हुई शंकरी के पास आकर उसकी साड़ी का पल्लू मुंह में डालकर लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। वह शायद शंकरी की झूले में लेटी बेटी से बड़ी थी। उसकी लार से शंकरी की साड़ी का पल्लू गीला हो गया। शंकरी की यह दूसरी बेटी घुटने तक लाल रंग का फ्रॉक पहने थी। उसके पैर धूल से अटे हुए थे, आंखें पीली, मैले कुचैले बाल जो बूढ़े टट्टू की पूंछ की तरह बंधे हुए थे। उनमें से कुछ खुले बाल उसके मटमैले चेहरे पर बिखरे हुए थे। लड़की ने शंकरी से उसके कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। उसने ऐसा न जाने क्या कहा कि शंकरी ने खींचकर उसे कोहनी से झटक दिया। लड़की रोते हुए जमीन पर लेट गई, जिससे उसका पूरा शरीर धूल से अट गया। तमाशा देखने वाले बच्चे इन सभी चीजों से बेपरवाह और बेखबर अपनी आंखें बायोस्कोप के छोटे से गोल शीशे पर जमाए बक्से के अंदर का नजारा देख रहे थे, जो शायद उन्हें कुछ इस तरह मजा दे रहा था जैसे वे सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देख रहे हों। यह उनके जोश और दीवानगी से पता चल रहा था। झूले में लेटी बच्ची एक बार फिर रोने लगी। शंकरी ने बगल में जमीन पर लौट रही बेटी को 5 रुपए का सिक्का दिखाया तो वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई और शरीर पर चिपकी धूल को झाड़ते हुए मां के हाथ से सिक्का झपट लिया। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। हाथ में सिक्का आते ही वह उत्साह और खुशी से उछलती कूदती रोती हुई छोटी बहन के पास आई और उसे झूले से उठाकर अपनी छोटी सी कमर के सहारे गोद में लेकर थोड़ी दूरी पर स्थित एक छोटी सी दुकान की ओर चल पड़ी। शंकरी बायोस्कोप जरूर चला रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसी समय उसके पास एक अन्य लड़की आई, जिसकी उम्र बामुश्किल 6 साल रही होगी। उसकी पीली रंग की सलवार समीज मैल की वजह से काली पड़ चुकी थी। कुछ पल मां बेटी आपस में कानाफूसी करती रही। उसके बाद वह लड़की वहीं मां के पास बैठ गई और अपने धूल भरे पैर मजे से हिलाने लगी, लेकिन उसकी पीली आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वह पैर हिलाते हुए वहां घूमने आए ताजा चेहरे वाले बच्चों और उनके माँ बाप को ललचाई नजरों से ताक रही थी, क्योंकि वे अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। तमाशा देखने वाले बच्चे जब चले गए तो वह आकर मां के पास बैठ गई। मां उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। बायोस्कोप देखने वाले बच्चे उसमें देखे गए तमाशे के बारे में चर्चा करते हुए हंस रहे थे। उसी बीच हवा का एक ऐसा झोंका आया जिससे उस औरत का आंचल उड़ गया। उसके उभरे हुए पेट पर संविधा की नजर पड़ी। शायद वह गर्भवती थी। संविधा ने उभार से अंदाजा लगाया, कम से कम 6 महीने का गर्भ रहा होगा। अपने कमजोर शरीर के पेट पर उस छोटे से उभार के साथ शंकरी मुश्किल से बेटी के साथ जमीन पर बैठ गई। उसकी इस 6 साल की बेटी ने प्यार से उसे माँ कहा तो वह बेटी की आंखों में झांकने लगी। उसी समय धोती कमीज पहने और सिर पर मैरून रंग की पगड़ी बांधे एक आदमी मां बेटी के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही लड़की उसे बापू कहकर उससे चिपक गई और उसके गालों तथा मूंछों को सहलाने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह शंकरी से बातें करने में व्यस्त था। संविधा को समझते देर नहीं लगी कि वह आदमी शंकरी का पति है। वह आदमी उसी को देख रहा था, जबकि उसकी नजरें अपने चारों ओर घूमते लोगों पर टिकी थी। लड़की अपनी बाहें बापू के गले में डालकर झूल गई तो वह उसे झटक कर उठ खड़ा हुआ और मेले की भीड़ में गायब हो गया। लड़की संविधा के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें उसके हाथ में झूल रही पॉलिथिन में रखे चिप्स के पैकेट पर जमी थी। वह उन चीजों को इस तरह ललचाई नजरों से देख रही थी जैसे जीवन में कभी इन चीजों को नहीं देखा था। उसकी तरसती आंखों में झांकरे हुए संविधा ने चिप्स का पैकेट उसे थमाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अब उसकी नजरें संविधा की बेटी के लॉलीपॉप पर जम गई थी, जिसे वह चूस रही थी। वह उसे इस तरह देख रही थी
जैसे उसकी नजरें उस पर चिपक गई हों। संविदा ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहा, लॉलीपॉप खाओगी? उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। संविदा ने पर्स में देखा कि शायद उसमें कोई लॉलीपॉप हो, लेकिन अब उसमें लॉलीपॉप नहीं था। संविदा को लगा अगर उसने लड़की से कहा कि लॉलीपॉप नहीं है तो उसे दुख होगा, इसलिए उसने पर्स से 10 रुपए का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, जाओ अपने लिए लॉलीपॉप ले आओ। लड़की मुस्कुराते हुए 10 रुपए के नोट को अमूल्य उपहार की तरह लहराती हुई मेले की ओर भागी। लड़की के जाते ही संविदा शंकरी को देखने लगी। वह काफी व्यस्त लग रही थी। वह बायोस्कोप देखने वालों को शो दिखाते हुए सामने से गुजरने वालों को बायोस्कोप देखने के लिए आवाज भी लगा रही थी। 4 साल की उसकी जो बेटी अपनी छोटी बहन को लेकर गई थी, अब तक माँ के पास वापस आ गई थी। उसने बरगद के पेड़ के चारों ओर बने चबूतरे पर छोटी बहन को बिठाया और अपना हाथ माँ के सामने कर दिया, जिसमें वह खाने की कोई चीज ले आई थी। शायद वह उसे माँ के साथ बांटना चाहती थी। अब तक बड़ी बेटी भी आ गई थी। उसने भी अपनी मुट्ठी माँ के सामने खोलकर अंगुली से संविदा की ओर इशारा करके धीमे से कुछ कहा। शंकरी ने संविदा की ओर देखा। नजरें मिलने पर वह मुस्कुराने लगी। उस परिवार को देखते देखते अचानक संविदा के मन में उसके प्रति आकर्षण सा पैदा हो गया, तो उसके मन में उन लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। शायद शंकरी के लिए उसके दिल में दया पैदा हो गई थी। उसकी स्थिति ही कुछ ऐसी थी, इसीलिए संविदा उसकी कहानी जानना चाहती थी। धीरे धीरे संविदा शंकरी की ओर बढ़ी। उसे अपनी ओर आते देख शंकरी खड़ी हो गई। उसे लगा शायद संविदा बेटी को बायोस्कोप दिखाने आ रही है, इसलिए उसने बायोस्कोप का ढक्कन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। संविदा ने कहा, मुझे इस मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। संविदा की इस बात से शंकरी को सुकून सा महसूस हुआ। वह चबूतरे पर खेल रही छोटी बेटी के पास बैठ गई। संविदा ने उसकी तीनों बेटियों की ओर इशारा करके पूछा, ये तीनों तुम्हारी ही बेटियां हैं? जी, शंकरी ने जवाब दिया। ये कितने कितने साल की है? शंकरी ने हर एक की ओर इशारा करते हुए कहा, 6 साल, 4 साल और सबसे छोटी 1.5 साल की है। इसके बाद उसके उभरे हुए पेट पर नजरें गड़ाते हुए संविदा ने पूछा, शायद तुम फिर उम्मीद से हो? जी, उसने लंबी सी सांस लेते हुए कहा। कितने महीने हो गए? 6 महीने। संविदा शंकरी को एकटक ताकते हुए उसकी दुख भरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। शायद यह बच्चे पैदा करने को मजबूर है। यह कितनी तकलीफ में है। उसकी परेशानियों को देखते हुए संविदा ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? मेरी, उसने अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन विफल रही तो नजरें झुका ली। संविदा को आघात सा लगा। उसने उसके दुख और मजबूरी भरे जीवन की अपने शानदार और ऐशोआराम वाले जीवन से तुलना की। तब उसे लगा कि इस दुनिया में शायद दुख ज्यादा और सुख कम है। उसने पूछा, आप हर साल एक बच्चा पैदा करके थकी नहीं? इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, शंकरी ने ठंडी आह भरते हुए जवाब दिया। आप बहुत बहादुर हैं। मेरे वश का तो नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरे पति चाहते हैं कि उनका एक बेटा हो जाए, जिससे उनके परिवार का नाम चलता रहे, नाम चलता रहे। संविदा ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा। उस पर उसे तरस भी आया, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके जो बच्चे थे उन्हें ही वह ठीक से पाल पोस सकती, जबकि सिर्फ नाम चलाने के लिए वह बच्चे पर बच्चे पैदा करने को तैयार थी। संविदा को झटका सा लगा था। वह उससे कहना चाहती थी कि आजकल लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों बराबर हैं। उसकी केवल एक ही बेटी है, जिससे वह और उसके पति खुश है।
लड़कियां लड़कों से ज्यादा बुद्धिमान और प्रतिभाशाली निकल रही है। वे माता पिता की बेटों से ज्यादा देखभाल करती है। देखो न, लड़कियां पहाड़ों पर चढ़ रही हैं। उनके कदम चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन वह कह नहीं पाई। उसके मन में आया कि वह उससे पूछे कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो क्या जब तक बेटा नहीं पैदा होगा वह इसी तरह बच्चे पैदा करती रहेगी? अगर उसे बेटा पैदा ही नहीं हुआ तो वह क्या करेगी? इस तरह के कई सवाल संविदा के मन में घूम रहे थे। उसकी गरीबी और बेटा पाने की चाहत के बारे में सोचते हुए उसे लगा, अगर यह इसी तरह बच्चे पैदा करती रही तो इसकी हालत तो एकदम खराब हो जाएगी। अचानक उसने पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वह लोकगीत गाते हैं, शंकरी ने कहा। लोकगीतों का कार्यक्रम करते हैं? नहीं, मेलों या गांवों में घूम घूम कर गाते हैं। संविदा को याद आया कि जब वह मेले में प्रवेश कर रही थी तो कुछ लोग चादर बिछाकर ढोलक और हारमोनियम लेकर बैठे थे। वे लोगों की फरमाइश पर उन्हें लोकगीत और फिल्मी गाने गाकर सुना रहे थे। संविदा समझ गई कि ये लोग कहीं बाहर से आए हैं। उसने पूछा, लगता है तुम लोग कहीं बाहर से आए हो? अपना गांव वगैरह छोड़कर कहीं बाहर जाने में तुम लोगों को बुरा नहीं लगता? हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, क्यों? जहां तुम लोग रहते हो वहां तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। काम और कमाई होती तो हम लोग इस तरह मारे मारे क्यों फिरते? लेकिन तुम लोग अपने यहाँ खेती भी तो कर सकते हो, संविदा ने सुझाव दिया। कैसे मैडम, हमारी सारी जमीनों पर दबंगों और महाजनों ने कब्जा कर लिया है। क्योंकि हमने उनसे जो कर्ज लिया था और उसे अदा नहीं कर पाए, तुम लोगों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया? मैडम, हम बहुत कमजोर लोग हैं और वे बहुत शक्तिशाली। उनके पास पैसा भी है और ताकत भी, हम उनसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकते हैं? लेकिन तुम लोग यह सब सह कैसे लेते हो? हम बहुत ही असहाय और बेबस लोग हैं। शंकरी ने लंबी सांस लेकर जमीन पर खेल रही बच्ची के मुंह की धूल को साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए कहा। संविदा के दिमाग में तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसे लगा कि बुद्धिमानी इसी में है कि वह उससे उन सवालों को न पूछे। चेहरे से शंकरी अभी जवान लग रही थी, लेकिन हालात की वजह से चेहरा पीला और सूखा हुआ था। शायद ऐसा गरीबी और बच्चे पैदा करने की वजह से था। संविदा ने पूछा, तुम्हारी शादी कितने साल में हुई थी? मेरी, उसने अनुमान लगाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तुम यहाँ कब आई? जब यह मेला शुरू हुआ। तुम लोगों के दिन कैसे गुजरते हैं? सुबह जहाँ रहते हैं वहाँ की साफ सफाई करते हैं। दोपहर को ही रात का भी खाना बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उजाले की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। लड़कियां टोलियों में नाचने गाने का काम करती है। शादीशुदा महिलाएं मेरी तरह बायोस्कोप दिखाती है तो कुछ कठपुतली का नाच दिखाती है, कुछ मेहंदी लगाने का भी काम करती है। संविदा ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई इमारत नहीं थी। मैदान पर मेले में आए दुकानदारों के तंबू लगे थे। मन में जिज्ञासा जागी तो उससे पूछा, तुम पूरे दिन इसी तरह बिना आराम के काम करती हो, ऐसे में तुम्हारे बच्चों की देखभाल कौन करता है? मेरी बड़ी बेटी इन दोनों बेटियों को संभाल लेती है, इनका खाना पीना और नहाना धोना। बड़ी बेटी छोटी को नहला देती है, बीच वाली खुद ही नहा लेती है। संविदा ने अपनी 8 साल की बेटी पर नजर डाली, उसके बाद शंकरी की एक एक करके तीनों बेटियों को देखा। छोटी बेटी अभी भी माँ के पास चबूतरे पर खेल रही थी। संविदा ने सोचते हुए एक लंबी सांस ली। कुछ देर वह शंकरी और उसकी बेटियों को देखती रही। उसका दिल उनके लिए सहानुभूति से भर गया। उसने पर्स से 10 रुपए के 2 नोट निकाले और खेल रही लड़कियों को थमा दिए। इसके बाद वह चलने लगी तो देखा कुछ बच्चे उधर आ रहे थे।
उन्हें आते देखकर शंकरी अपने बायोस्कोप के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी नजरें चबूतरे पर खेल रही बेटी पर ही जमी थी। शाम को संविदा घर पहुंची तो उसके दिलो दिमाग में शंकरी और उसकी बेटियां ही छाई थी। वह भी एक औरत थी, इसलिए उसने प्रार्थना की कि काश उसके गमों का सिलसिला खत्म हो जाए और उसकी इच्छा पूरी हो जाए। इस बार उसे बेटा पैदा हो जाए।